हम लेकर आ चुके हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के एपिसोड 6 को और आज से ही असली जर्नी स्टार्ट होती है क्योंकि इस एपिसोड से ही रैग्नारॉक की स्टोरी अपना ओरिजिनल मोड लेने वाली है। तो हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि सूहो का टीचर लिम उसे अपने साथ कलेक्शन के लिए एक हंटर टीम के साथ डंजन में ले जाता है और उस डंजन में 3 ऐसे डीमंस थे जो कि स्टारडस्ट का प्रोडक्शन कर रहे थे। और जब स्ट्राइक टीम के हंटर्स खतरे में पड़ते हैं तब सूहो लिम को बाहर भेज देता है और हंटर्स को बचाने के लिए खुद उन डीमंस से फाइट करता है। इसी बीच डीमन प्रिंसेस एसिल की भी एंट्री होती है। इसके बाद सूहो बेरू, ग्रे और ब्रॉकी की हेल्प से उन डीमंस को खत्म कर देता है और अंत में सूहो सबके साथ शैडो वर्ल्ड में चला जाता है। तो चलिए अब हम आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि लिम हंटर एसोसिएशन के मेंबर्स के साथ सियोल स्टेशन वाले डंजन के पास पहुंच जाता है क्योंकि उसने सूहो को बोला था कि वो बाहर जाकर हंटर एसोसिएशन से हेल्प मांगेगा। लेकिन एसोसिएशन के हंटर्स को इस जगह पर केवल मिस्ट बर्न्स और कुछ मरे हुए हंटर्स की डेड बॉडी के अलावा कुछ नहीं मिलता क्योंकि सूहो उन डीमंस की बॉडी के साथ शैडो वर्ल्ड में चला गया था। इसीलिए लिम भी हैरान था कि आखिर सूहो कहाँ गया। हंटर्स जब लिम से उसके साथ काम करने वाले ई रैंक हंटर के बारे में पूछते हैं तब सूहो को बचाने के लिए लिम उन्हें बताता है कि हम दोनों एक साथ वहां से बाहर निकल आए थे और मैंने उसे एक सेफ प्लेस में छोड़ दिया था। जिसके बाद हंटर्स लिम की बात मान लेते हैं। लिम सोचता है कि मुझे पता है कि सूहो ने मुझसे अपनी रैंक छिपाई है, लेकिन मुझे यकीन है कि उसका इरादा गलत नहीं होगा। मुझे उसके खुद बताने तक का वेट करना होगा। इसके बाद हम शैडो वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहां बेरू एसिल को बताता है कि किंग ने मुझे यंग मोनार्क की पावर्स और मेमोरीज की सील को ओपन करने के लिए पृथ्वी पर भेजा था, लेकिन हमारे यंग मोनार्क ने खुद ही सील को ब्रेक कर लिया था। सूहो एसिल से पूछता है कि क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं। तब एसिल बताती है कि हम ट्यूटोरियल के टाइम मिले थे और आपने बोला था कि आप मुझे याद रखोगे, लेकिन लगता है आप भूल गए। सूहो बोलता है कि किसी वजह से मेरी यादें धुंधली हैं। वो सोच ही रहा था कि तभी उसे एसिल के बारे में याद आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे याद है कि तुमने मिलते ही मेरे सामने सरेंडर कर दिया था। ये सुनकर बेरू एसिल से बोलता है कि क्या तुमने सच में यंग मोनार्क के टेस्ट के टाइम इतना बेकार काम किया था, जबकि बेरू ने खुद भी सरेंडर कर दिया था। इसके बाद बेरू पूछता है कि तुम्हारी पावर्स कैसे गई और डिमोनिक रेल्म में क्या हुआ था। तब एसिल उन्हें बताती है कि जब संग जिन्वू ने डीमन किंग और दूसरे डीमन क्लैन के लीडर्स को खत्म किया तो हमारा रेड रू क्लैन टॉप रैंक पर आ गया था और तब से हमारा रेड रू क्लैन डीमन रेल्म खासकर डीमन कासल में रह रहा था और जिन्वू के समन करने का वेट कर रहा था। लेकिन कई दशकों तक उन्होंने हमें समन नहीं किया। अब तक हम शांति से रहते थे, लेकिन 6 महीने पहले एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। स्टारडस्ट नाम का एक मैजिकल एनहांसर डीमंस के बीच फैल गया। स्टारडस्ट सुनकर सूहो को उन डीमंस की बात याद आती है जो इसका प्रोडक्शन कर रहे थे। इसके बाद एसिल बताती है कि स्टारडस्ट ने हाई रैंक के डीमंस पर असर नहीं दिखाया, लेकिन जब लो रैंक के डीमंस ने इसका यूज किया तो उनकी पावर्स बढ़ गई। संग जिन्वू लंबे समय से यहाँ पर नहीं थे, इसीलिए डीमंस एक साथ यूनाइट होने लगे ताकि वो रेड रू क्लैन के अगेंस्ट खड़े हो सकें जो कि शैडो मोनार्क के प्रोटेक्शन में था। डीमंस का ये विद्रोह एक फुल वॉर में बदल गया। हमारे रेड रू क्लैन ने उस डीमन कासल को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ लड़ाई लड़ी जिसे संग जिन्वू ने हमें सौंपा था, लेकिन हमारी फैमिली के पास उन्हें रोकने जितनी पावर्स नहीं बची थी, इसीलिए 6 महीने बाद ही हम लोग हार गए। लेकिन वो डीमंस यही नहीं रुके, उन्होंने और भी ज्यादा पावर्स के लिए हमारी फैमिली का ब्लड पीना स्टार्ट कर दिया। ऐसा प्योर ब्लड जो केवल हमारे क्लैन के पास था। मेरी फैमिली के सभी लोग इसी तरह मारे गए और मेरी पावर्स इसीलिए चली गई क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा ब्लड निकाल लिया था। आज हम डीमन रेल्म खो चुके हैं, इसीलिए जिन्वू पता नहीं हमसे क्या बोलेंगे। तब सूहो बोलता है कि तुमने बहुत कुछ खोया है, आप लोगों ने अपनी जान लगा दी। अगर मेरे डैड होते तो वो भी तुमसे यही बोलते। मैं ग्रेटफुल हूँ कि आप लोगों ने मेरे डैड के लिए अपनी आखिरी सांस तक लगा दी। अब मैं जितना हो सकेगा उतनी तुम्हारी हेल्प करूंगा और साथ मिलकर हम रेड रू क्लैन को रिस्टोर करेंगे। ये सुनकर एसिल को जिन्वू की बात याद आ जाती है जब उसने बोला था कि मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा रेड रू क्लैन टॉप रैंक पर आ जाए। सूहो की बात सुनकर एसिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी सिस्टम बताता है कि प्योर ब्लड डीमन क्लैन की लास्ट बची हुई सक्सेसर एसिल प्लेयर को थैंक्स करती है। मतलब कि प्योर डीमन ब्लड के जितने डीमन क्लैन थे उनमें अब एसिल के अलावा कोई नहीं बचा है। सिस्टम सूहो से पूछता है कि क्या आप व्हाइट फ्लेम मोनार्क के आखिरी वंशज को अपने साथी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। मतलब कि किंग ऑफ डीमंस की लास्ट सक्सेसर अब एसिल है। सूहो हैरान हो जाता है कि एसिल ही व्हाइट फ्लेम मोनार्क की आखिरी डिसेंडेंट है। वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। सिस्टम बताता है कि आपने एसिल को अपने साथी के रूप में रिक्रूट कर लिया है और अब बॉन्ड स्किल फॉर्म हो रही है। इसके बाद सिस्टम बताता है कि इस बॉन्ड स्किल का नाम डीमन स्ट्राइक है जिसका चार्ज रेट अभी 0 है। व्हाइट फ्लेम के डिसेंडेंट की एनर्जी से अब आप डेवास्टेटिंग अटैक कर सकते हैं। प्लेयर का साथी बनने से एसिल को भी सिस्टम दिखने लगता है। सूहो समझ जाता है कि प्लेयर के साथ जुड़ने वाले भी सिस्टम को देख सकते हैं। ग्रे के टाइम सूहो को यह पता नहीं चल पाया था क्योंकि वो बोल नहीं सकता था। इसके बाद सूहो इस बॉन्ड स्किल का टेस्ट करने के लिए एक बिल्डिंग के पास जाता है। सूहो जैसे ही बॉन्ड स्किल को एक्टिवेट करता है एसिल की पावर्स उसके पास ट्रांसफर होने लगती है। सूहो के पास एनर्जी जाते ही एसिल गिर जाती है। सूहो सोचता है कि एक स्किल ने उसकी सारी एनर्जी खत्म कर दी। आखिर ये कितनी पावरफुल स्किल होगी।
होगी। सूहो ये सोचते हुए कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक होगा, दीवार में एक पंच लगा देता है, लेकिन दीवार पर हुए डैमेज को देखकर सूहो और बेरू हैरान हो जाते हैं। बेरू बोलता है कि इतना तो आप बिना पावर के ही कर लेते हो। सूहो बोलता है कि ये तो ग्रे वाले बॉन्ड स्किल जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर ग्रे को भी मजा आ जाती है। एसिल सोचती है कि मेरी सारी एनर्जी ने उन्हें बस यही दिया। सूहो बोलता है कि ये शायद जीरो चार्ज रेट की वजह से हो सकता है, लेकिन इसे चार्ज कैसे करते हैं ये मुझे नहीं पता। इसके बाद बेरू पूछता है कि क्या मैं उन डीमंस की बॉडी को खा सकता हूँ जिन्हें आप डंजन से लाए थे, लेकिन सूहो बोलता है कि मैंने उन्हें शैडो एक्सट्रैक्ट करने के लिए रखा है। बेरू बोलता है कि आपने अब तक शैडो एक्सट्रैक्शन नहीं किया, आप अभी ट्राई करिए। जिसके बाद सूहो डीमंस की बॉडी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए अराइज बोलता है, लेकिन सिस्टम बताता है कि इस टारगेट का माना कंटेमिनेटेड यानी कि दूषित है, इसीलिए इस पर शैडो एक्सट्रैक्शन नहीं किया जा सकता। तब बेरू बताता है कि मेरे किंग भी उन डीमंस की शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए जिनकी सोल टेंटेड थी, इसीलिए उन्होंने रेड रू क्लैन जैसे डीमंस को एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कमांड दिया। सूहो बेरू से बोलता है कि अगर उनकी सोल दूषित हो चुकी है तो वो मेरे कोई काम के नहीं है, अब तुम उनकी बॉडी को खा सकते हो। उनकी बातें सुनकर एसिल सोचती है कि वो मुझे भी दूषित बोल रहे हैं। इसके बाद सूहो उसे फिर से पोषण पिलाने जाता है। एसिल बोलती है कि लगता है कि मैं बस आपके लिए बोझ हूँ। तब सूहो बोलता है कि अब तुम्हारे पास रहने के लिए जगह है, तुम बिना किसी प्रॉब्लम के शैडो वर्ल्ड के इस शहर में रह सकती हो। जिसके बाद सिस्टम शैडो वर्ल्ड के इस पार्ट को डोमेन ऑफ व्हाइट फ्लेम्स अनाउंस कर देता है और इसका मास्टर एसिल को बना देता है। सूहो बोलता है कि अब हम साथी हैं, इसीलिए चिंता मत करो। बेरू अब तक उन डीमंस की बॉडीज को खा चुका था। वो बताता है कि मुझे इन डीमंस की मेमोरीज में इटारिम के अपोस्टल्स का एक क्लू मिला है। जिसके बाद बेरू की बात सुनने के लिए ये चारों बैठ जाते हैं। बेरू बोलता है कि अब मैं यानी कि बेरू बताऊंगा कि मैंने क्या देखा है। स्टार पाउडर पृथ्वी पर फैल रहा है और मिस्ट बर्न्स आउटर स्पेस से आए मैजिकल बीस्ट्स हैं, और जिन डीमंस को अभी मैंने खाया है वो ब्रॉकी से जुड़े थे। दूसरे शब्दों में वो हाइना गिल्ड से जुड़े थे। ग्रिम रीपर गिल्ड हाइना गिल्ड के जरिए इंसानों की सप्लाई डीमंस को कर रहा था। फिर डीमंस इंसानों को मिस्ट बर्न बनाने के लिए इन्फेक्ट करते थे, जिनका यूज वो स्टार पाउडर बनाने के लिए करते थे। कई जगहों पर वो स्टार पाउडर को बना रहे हैं और इन जगहों को स्टार पाउडर फैक्ट्री बोला जाता है। मतलब कि हाइना गिल्ड इंसानों को किडनैप करता था, ग्रिम रीपर गिल्ड उन्हें डीमंस तक पहुंचाता था और डीमंस उनसे स्टार पाउडर बनाते थे, और तीनों ग्रुप का कनेक्शन इटारिम से है। बेरू बताता है कि एक इंसान भी है जिसने स्टार पाउडर को मैन्युफैक्चरिंग करने का सिस्टम बनाया। ये सब एक इटारिम का अपोस्टल करवा रहा है और वे सब कहीं छिपे हुए हैं, और वही इंसान है जो उस अपोस्टल की हेल्प कर रहा है, और वो इंसान ग्रिम रीपर गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर ली मिनसंग है। इसीलिए एक बार जब हम उसे इन्वेस्टिगेट कर लेंगे तो हम इटारिम के अपोस्टल तक भी पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहां पर ली मिनसंग को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। यहाँ कई सारे रिपोर्टर्स ली मिनसंग से हाइना गिल्ड के साथ उसके रिलेशन और इंसानों की किडनैपिंग के बारे में सवाल पूछते हैं, लेकिन वो रिपोर्टर्स के सामने आंसू बहाते हुए ऐसा बताता है कि उन चीजों में उसका कोई दोष नहीं था। अपनी सफाई देते हुए वो वहां से निकल जाता है और आगे जाकर सोचता है कि मैं जो पहले एशिया का सबसे बड़ा एक्टर था, मेरे लिए ऐसी एक्टिंग करना आसान है। ली मिनसंग जब हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन जिनचुल के सामने आता है तब उसे बिना ज्यादा पूछताछ के ही जाने के लिए बोल दिया जाता है। इसीलिए वो बाहर जाते हुए सोचता है कि लगता है कि इसे ये नहीं पता चला कि मार्केट में स्टार पाउडर का सोर्स मैं ही हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि सूहो और बेरू छिपकर ली मिनसंग को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। उसे देखकर सूहो बेरू से पूछता है कि क्या ली मिनसंग से इटारिम का माना फील हो रहा है, लेकिन बेरू बताता है कि उसमें इटारिम का माना नहीं है, जिससे सूहो समझ जाता है कि ली मिनसंग को इटारिम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो खुद उनके साथ है। ली मिनसंग वहां से जाने वाला था, इसीलिए सूहो उससे फाइट करने के लिए जाने लगता है ताकि वो डायरेक्ट उससे सब पता कर सके। लेकिन बेरू उसे रोकते हुए बोलता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि अब तक आपने कई एनिमीज को हराया है, लेकिन इस बार मुझे आपको रोकना ही होगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बेरू बताता है कि उससे मुझे ऐसा माना फील हुआ जिसे आप अभी अपने इस लेवल पर चैलेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ ली मिनसंग नोटिस करता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम ली मिनसंग को पार्टी करते हुए देखते हैं, क्योंकि हंटर एसोसिएशन ने उसे और उसकी गिल्ड को निर्दोष मान लिया था और उसकी रोने वाली एक्टिंग की वजह से उसके बारे में पॉजिटिव आर्टिकल्स छप रहे थे। तभी यहाँ एक लेडी आती है जो कि ली मिनसंग से बल्क में स्टारडस्ट बाय करना चाहती थी, लेकिन वो बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और स्टारडस्ट की फैक्ट्री खत्म हो चुकी है, इसीलिए सप्लाई नहीं हो सकती। लेकिन जब वो लेडी बोलती है कि तुम ये कर सकते हो, तब वो बोलता है कि मैं अपने बिजनेस पार्टनर से बात करूंगा। यहाँ ली सोचता है कि मुझे उस किड को ढूंढना होगा, हाल ही में उसने मुझसे स्टारडस्ट का ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। इसके बाद हमें उसी किड का सीन दिखाया जाता है जो कि ली मिनसंग का पार्टनर है। दरअसल यही किड इटारिम का मेन अपोस्टल है। इस किड के पीछे उसके साथी सर्वेंट की तरह खड़े थे और इसी किड के साथ ली मिनसंग मिला हुआ है, या ये कहूं तो यही वो अपोस्टल है जो ली मिनसंग को अपने इशारों पर नचा रहा है।
इसके बाद हम शैडो वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहां सूहो गॉब्लिन्स को बुलाता है, जिसके बाद ग्रे, एसिल और सूहो उन्हें मारना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही सारे गॉब्लिन्स खत्म होते हैं, सूहो बोलता है कि मैं सेकंड राउंड के लिए फिर से गॉब्लिन्स को बुलाने जा रहा हूँ। सूहो को इस तरह बेचैन देखकर बेरू सोचता है कि अभी हमारी जो बातें हुई हैं उसी वजह से यंग मोनार्क इतनी जल्दी में अपनी पावर्स बढ़ाना चाहते हैं। इसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये प्लानिंग कर रहे थे। फ्लैशबैक में बेरू बताता है कि हमारा गोल ली मिनसंग से इटारिम के अपॉसल्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाना है, इसीलिए हमें ये मानकर चलना चाहिए कि जब हम उसके पास जाएंगे तो फाइट स्टार्ट हो सकती है। सूहो पूछता है तो हम उससे इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? तब बेरू बोलता है कि अगर वो हमें नहीं बताता तो मैं उसे खाकर इंफॉर्मेशन निकाल लूंगा। किंग ने मुझे उन इंसानों को खाने की परमिशन दी है जो इविल टाइप के होते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम उसे हरा दें। बेरू बताता है कि जब हम हंटर एसोसिएशन गए थे तब मैंने अलग अलग रैंक के हंटर्स को देखकर उनकी पावर्स को समझा और उस हिसाब से यंग मोनार्क अभी आपसी रैंक पर हो, ग्रे डी रैंक पर और एसिल सी रैंक पर है। जब आप ग्रे के साथ मर्ज होते हो तब आप मुश्किल से बी रैंक को पार कर पाते हो। हालांकि सेम रैंक की पावर्स में भी डिफरेंस होता है। आमतौर पर एक सी रैंक को हराने के लिए 2 डी रैंक की जरूरत होती है, लेकिन उस ए रैंक के ली मिनसंग को हराने के लिए हम अभी भी वीक हैं। इसके बाद सूहो बेरू से उसकी रैंक पूछता है। तब बेरू बताता है कि मैं जनरल हूँ। ये सुनकर एसिल बोलती है कि तुम केवल फूट सोल्जर हो। इस पर बेरू बोलता है कि मैं तुम्हें चीर डालूंगा। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है। सूहो का डेली क्वेस्ट अब खत्म होता है और उसे फिर से रिवॉर्ड्स में एक रैंडम बॉक्स मिलता है। सूहो बॉक्स ओपन करता है जहां उसे एक ऐश रिंग मिलती है और इस रिंग से उसके सेंस स्टेट के 5 पॉइंट बढ़ जाते हैं। सूहो इससे खुश होता है, लेकिन वो जानता है कि इस रिंग से उसकी इस सिचुएशन पर कोई चेंज नहीं आएगा। वो सोचता है कि मैं अब गॉब्लिन्स को हंट करके भी अपना लेवल नहीं बढ़ा पाऊंगा और उन डीमंस की हंटिंग से मेरे वुल्कन्स गॉन्टलेट का डैमेज भी केवल 3 गुना ही बढ़ा है। इसीलिए अगर मुझे जल्दी से अपने लेवल को बढ़ाना है तो डंजन्स में जाकर मॉन्स्टर्स को हंट करना होगा। इसके बाद सूहो शैडो वर्ल्ड से बाहर निकल आता है और उसे हम उसके घर में देखते हैं, जहां वो अपने ई रैंक वाले हंटर लाइसेंस को देखकर बोलता है कि इस लाइसेंस से मुझे केवल माइनिंग और कलेक्टिंग टीम का ही काम मिलता है। तब बेरू बोलता है कि हंटर एसोसिएशन जाकर दोबारा पावर्स मेजर करवाने के बारे में क्या ख्याल है। तब सूहो बोलता है कि हंटर एसोसिएशन के होम पेज पर रीअवेकनिंग के बारे में अनाउंस किया जाता है, इसीलिए मुझे इससे बचना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि इटारिम के अपॉसल्स पृथ्वी पर हैं और अगर उन्हें मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला तो वो मेरा यूज मेरे डैड की वीकनेस के लिए करेंगे। मैं अभी ली मिनसंग को भी नहीं हरा सकता तो इटारिम के अपॉसल्स से कैसे निपटूंगा। तब बेरू बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि आपको इटारिम के अपॉसल्स के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर इटारिम के अपॉसल्स मुझसे पहले यहाँ पहुंच गए हैं तो वो डायमेंशनल ट्रांसफर की वजह से अभी बहुत वीक होंगे। बेरू सूहो को समझाता है कि आउटर स्पेस के बीइंग्स को डायमेंशनल ट्रांसफर का यूज करने के लिए उनके पास डायमेंशन क्रैक होना चाहिए। डायमेंशन क्रैक की आउटर वॉल बहुत स्मॉल होती है, इससे माना का उस स्मॉल वॉल से गुजरना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इससे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और अगर कोई आउटर वॉल को फोर्सफुली फैलाने की कोशिश भी करता है तो वो वॉल जल्दी से खुद को सेल्फ रिस्टोर कर लेती है। इसीलिए जिसके पास जितना ज्यादा माना होता है उसे डिमेंशनल ट्रांसफर में उतना ही समय लगता है। यही रीजन है कि आउटर स्पेस में लड़ रही इटारिम की विशाल आर्मी और खुद शैडो मोनार्क इस यूनिवर्स में आसानी से नहीं आ सकते हैं। बेरू की बात सुनकर सूहो समझ जाता है कि किसी वजह से इटारिम के अपॉसल्स वीक रहे होंगे, इसीलिए वो इतनी जल्दी डिमेंशनल ट्रांसफर करके यहाँ तक आ पाए। इटारिम खुद सामने ना आकर ब्रॉकी और डीमंस को भेज रहे हैं। इससे ये बात साफ हो जाती है कि वो अभी भी वीक हैं और अगर इटारिम इन्वेजन अभी चलता रहेगा तो यही मेरे स्ट्रांग बनने का सबसे अच्छा समय है। तभी बेरू को जिन्वू की बात याद आती है जब उसने बेरू को ये बोलकर पृथ्वी पर भेजा था कि हमें पृथ्वी की सिचुएशन का अंदाजा नहीं है, मैं वहाँ के डिसीजन तुम पर छोड़ता हूँ। अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो ये की लेकर उसके पास जाओ, वो जरूर सूहो के लिए कई तरह से हेल्पफुल होंगे। बेरू सोचता है कि दूसरा रीजन भी है कि मेरे लॉर्ड ने मुझे ये की दी है, मैं अब इसका यूज करूंगा। और तभी सूहो को एक आइडिया आता है। वो बोलता है कि मेरे पास गेट के अंदर जाने का एक तरीका है जिससे हम पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा और हंटर एसोसिएशन का कोई रूल भी नहीं टूटेगा। जिसके बाद सूहो किसी के पास प्रपोजल लेकर जाता है, एक ऐसे इंसान के पास जिसने 4 साल पहले ब्यूटीफुल वर्ल्ड नाम का एक ऐसा वर्चुअल रियलिटी गेम लॉन्च किया था जिसने अब तक अपना नाम टॉप पर बनाए हुए है। किसी ने नहीं सोचा था कि गेमिंग सेक्टर में सबसे बेस्ट गेम बनाने वाला एक खास फैमिली का इमैच्योर और सबसे छोटा बेटा होगा और उस कंपनी का नाम है आहजिन सॉफ्ट और उसका ओनर है वू जिन्हो। आपको याद होगा जिन्हो के साथ ही जिन्वू की सिस्टर जिन्हा की मैरिज हुई थी। सूहो जब यहाँ आता है तब उसे स्टाफ मेंबर बताता है कि सीईओ ने हमें बताया था कि यहाँ एक गेस्ट आ रहे हैं। सूहो सोचता है कि मैं पहली बार अंकल की कंपनी में जा रहा हूँ। सूहो अब तक जिस अंकल की बात कर रहा था
था वो जिन्हो ही था। मतलब जिन्वू और चाहे के जाने के बाद जिन्हो ही सूहो का ख्याल रख रहा था। यहाँ सूहो ये देखकर हैरान था कि उनकी कंपनी में बहुत से अवेकन एम्प्लॉई क्यों हैं। ये बात बगल वाला बंदा समझ जाता है और सूहो को बताता है कि सभी अवेकन लोग डंजन्स में अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते, इसीलिए वो जॉब करते हैं। वो बताता है कि हमारी कंपनी एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, हालांकि इसकी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगा। सूहो सोचता है कि क्या अंकल हंटर्स पर गेम बना रहे हैं। इसके बाद वो सूहो को जिन्हो तक ले जाता है। सूहो को देखकर जिन्हो खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारे अवेकन होने के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं, तुम अब पहले से और भी बड़े हो गए हो। थोड़ी देर बातें करने के बाद सूहो अपना प्रपोजल जिन्हो को दिखाता है। जिन्हो बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे लिए कोई बिजनेस प्रपोजल लेकर आओगे, तुम सच में बड़े हो गए हो। सूहो बोलता है कि ये एक ऐसा प्रपोजल है जहां आप हार नहीं सकते हैं। तब जिन्हो बोलता है कि तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें डंजन्स के अंदर एंट्री करने में हेल्प करूं। सूहो बताता है कि अगर आप गेट्स को मेरे लिए खरीदें और एंट्री के लिए जरूरी स्ट्राइक टीम के मेंबर्स को रिक्रूट करें तो मैं गेट में मिलने वाले सारे एसेंस स्टोन एहजिन सॉफ्ट को दे दूंगा। मैं आसानी से डी और सी रैंक वाले डंजन्स को पार कर सकता हूँ। जिन्हो पूछता है कि तुम ई रैंक हंटर होने के बावजूद ये कैसे कर सकते हो। सूहो बताता है कि मेरे पास अकेले डंजन को क्लियर करने का तरीका है। तब जिन्हो उसकी फाइल लौटाते हुए बोलता है कि मैं खुद डी रैंक का हंटर हूँ, फिर भी अकेले ये नहीं कर सकता। जिन्हो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि 4 साल पहले हुए ग्रेट डिजास्टर की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स खो गए हैं, इसीलिए तुम डंजन में जाकर उन्हें खोजना चाहते हो, और अगर ऐसा है तो मैं उन्हें खोजने के लिए ही हंटर्स को हायर कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तब तक तुम वेट करोगे। सूहो सोचता है कि लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा। बेरू पूछता है कि क्या अब आप सच बता दोगे। तब सूहो बोलता है कि हाँ, क्योंकि वो ऐसे इंसान हैं जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। इसके बाद सूहो बोलता है कि अंकल मैं एक ऐसा अवेकन हंटर हूँ जो लेवल अप कर सकता है। ये सुनकर जिन्हो कंफ्यूज हो जाता है। सूहो बताता है कि आउटर स्पेस से आए इन्वेडर्स पृथ्वी पर छिपे हुए हैं, उन्हें रोकने के लिए मुझे मॉन्स्टर्स को मारना होगा और लेवल अप करना होगा, जिसके लिए मुझे डंजन्स में जाकर स्ट्रॉन्ग बनना होगा। ये सुनकर जिन्हो हंसने लगता है और बोलता है कि तुम सोलो लेवलिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हो क्या। सूहो सोचता है कि अब ये कौन सा सोलो लेवलिंग प्रोजेक्ट है जो मेरे प्रपोजल से मैच कर रहा है। जिन्हो बोलता है कि ये शायद सीक्रेट कैमरा प्रैंक होगा जहां तुम अपने अंकल के रिएक्शन के लिए ऐसी बातें कर रहे हो। तुमने अभी जो बोला वो उस सिंगल प्लेयर गेम की स्टोरी है जो मेरी कंपनी अभी बना रही है। उसमें एक अवेकन इंसान होता है जो अकेले ही आगे बढ़ सकता है। वह सबसे वीक रैंक ई रैंक से शुरू करता है, फिर एस रैंक को पार कर जाता है और अंत में वो सबसे पावरफुल अवेकन इंसान बन जाता है और दुनिया को प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी ने तुम्हें इसके बारे में बता दिया है तो अब इसे सीक्रेट रखने का कोई मतलब नहीं है। सूहो सोचता है कि ये स्टोरी मेरे डैड की हो सकती है। जिन्हो बोलता है कि तुम्हारा प्रैंक मुझ पर काम नहीं करेगा। तभी बेरू जिन्हो से बोलता है कि कोई चांस नहीं कि तुम फेल हो जाओ, तुम्हारे पास प्रीवियस वर्ल्ड की कुछ धुंधली यादें जरूर होंगी। बेरू को देखकर जिन्हो डरते हुए बोलता है कि ये चींटी के फेस वाली क्या चीज है। बेरू सूहो से बोलता है कि यंग मोनार्क, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बेरू उसे बताता है कि उस भुलाए गए समय में तुम मेरे किंग के पीछे चलने वाले एक मिनियन थे। सभी इंसानों में तुमने मेरे किंग द्वारा लड़ी गई ज्यादातर लड़ाइयां देखी हैं, इसीलिए वे पावरफुल स्टिम्युलेटिंग मोमेंट्स तुम्हारी सोल में जरूर इम्प्रिंट होने चाहिए। इसके बाद बेरू उस की को निकालता है और बोलता है कि एक एक बात समझाने की बजाय इससे जल्दी काम होगा। ये शैडो मोनार्क का गिफ्ट है। इसके बाद बेरू जिन्हो के हार्ट के पास की को लगा देता है। की लगाते ही जिन्हो प्रीवियस वर्ल्ड की यादों में चला जाता है, जहां वो अपने ओरिजिनल टाइमलाइन वाले फॉर्म को देखता है और उसे जिन्वू के साथ की सारी बातें एक एक करके याद आ जाती हैं। और ये सब देखने के बाद जिन्हो बुरी तरह रोने लगता है और बोलता है कि अगर ऐसा है तो एक बार फिर इस दुनिया में जिन्वू से मिलने के लिए वो सब करूंगा। सूहो पूछता है कि तुमने उनके साथ क्या किया। बेरू बताता है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, उसकी बस पिछली दुनिया की यादें ताजा हो गई। जिन्हो बहुत देर तक रोता रहता है, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसके बाद जिन्हो बोलता है कि तो जिन्वू जैसी तुम्हारे पास भी अनलिमिटेड पावर्स होंगी। तब सूहो बताता है कि थोड़ा अलग है। डैड अभी इटारिम नाम के आउटर गॉड से फाइट कर रहे हैं। वो जगह पूरी तरह डिफरेंट डिमेंशन है और पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। ये सब सुनकर जिन्हो बोलता है कि हालात इतने सीरियस हैं, फिर भी तुम मेरे लिए एक बिजनेस प्रपोजल लेकर आए। सच में तुम अपने डैड की तरह रूल के लिए स्ट्रिक्ट हो। इसके बाद जिन्हो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे सूहो बहुत खुश हो जाता है। जिन्हो सोचता है कि इस बार भी जिन्वू कठिन परीक्षा से गुजर रहा है, लेकिन उसने मुझे अपनी यादें वापस पाने की परमिशन दी क्योंकि वो मुझे हेल्प करने का चांस दे रहा है। इसके लिए तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो जिन्वू। मैं सूहो की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद जिन्हो सूहो के लिए हंटर्स की एक स्ट्राइक टीम तैयार कर देता है। सूहो अपनी टीम से एक डंजन के बाहर मिलता है, जहां वो ये देखकर खुश होता है कि इस टीम में केवल उतने हंटर्स हैं जितने रेड करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। एक हंटर पूछता है कि क्या तुम मुझे इस स्ट्राइक टीम में शामिल होने के लिए सचमुच $40 लाख दोगे, लेकिन गेट के अंदर नहीं घुसने दोगे। सूहो बोलता है कि सही समझे। वो सब हैरान थे कि ये सच में अकेले जा रहा है। इसके बाद सूहो सभी हंटर्स को बाहर छोड़ते हुए उस गेट के अंदर जाने लगता है। अंदर जाते ही वो ग्रे, ब्रॉकी और एसिल को समन करता है और अपने वल्कन गॉन्टलेट पहनता है और फाइट स्टार्ट करते हुए बोलता है कि डैड ने
बहुत सारी जिम्मेदारियां अकेले उठाई हैं और आज भी वो वही कर रहे हैं। इसी वजह से जो मुझे ये टीम सिस्टम मिला है उसमें मुझे उनकी छिपी हुई फीलिंग्स और उनका प्यार फील होता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो सब कुछ अकेले ही उठाते रहे। इसके बाद सूहो अपने लेवल अप की जर्नी स्टार्ट करता है। आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन असली मजा तो अब आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।